हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का रसायन विज्ञान और इसका दूसरा अध्याय। तो दूसरा अध्याय ये है पदार्थ का वर्गीकरण। तो इस अध्याय से हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को संपूर्ण आज हल करने वाले हैं। और यहाँ हम लोग प्रत्येक प्रश्न को काफ़ी बेहतर तरीके से समझेंगे, क्योंकि विज्ञान को रफली तरीके से नहीं पढ़ा जाता है, काफ़ी बेहतर से पढ़ा जाता है ताकि आपको उसी समय याद हो जाए, समझ के पढ़ा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जो पहला प्रश्न है ये दिया गया है कि क्या धातुएं तत्व होती हैं, क्या धातुएं तत्व होती हैं। तो इसका आंसर होगा हाँ, सभी धातुएं तत्व होती हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, मान लीजिए कि यह एक धातु है जो सोने का है, तो सोने का कोई भी जो आभूषण बनेगा तो वो तो सोना का ही ना होगा, ठीक। तो इसका मतलब वो जो धातु बना है सिर्फ एक तत्व से बना है, यानी सोने से ही बना है। तो इसीलिए सभी धातुएं तत्व होती हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, तो ये सारे क्या हैं, धातुएं हैं जो एक ही तत्व से बने होते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या दूसरा। यहाँ दूसरा प्रश्न है कि दूसरा प्रश्न है कि दो पदार्थों के रासायनिक संयोग से जो पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है यौगिक। यौगिक जो बनता है वो तत्व से बनता है या मिश्रण से भी बन सकता है, ठीक। तो वो यौगिक कहलाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि कभी कभी विद्यार्थियों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे में कि पीतल क्या है, पीतल यौगिक है कि मिश्र धातु है, क्योंकि ये भी तो दो अलग अलग तत्वों से बने हैं। ये तांबा से बना है और ये जस्ता से बना है। तो ये पीतल जो है ये यौगिक नहीं है, ये मिश्र धातु है, क्योंकि इसकी कोई अनुपात नहीं है, ये लिमिट अनुपात में नहीं है। ये आपस में सिर्फ मिक्स कर देने पे पीतल बन जाता है, ठीक है। और यौगिक का होता है कि दो पदार्थों के एक निश्चित अनुपात में मिलाने पे यौगिक बनता है। पीतल होता है मिश्र धातु। ये आपको बताना था, ये एक्स्ट्रा हो गया। और यहाँ पे यौगिक को किसी भी भौतिक या यांत्रिकी विधि से अलग नहीं कर सकते हैं, इसके अवयव को, ठीक है। इसके बाद है तीसरा प्रश्न, वायु के मुख्य अवयव क्या हैं। तो वायु के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे वायु के मुख्य अवयव हैं कि आपको लिखना है कि वायु गैसों का मिश्रण है, बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। इसमें अवयव यानी इस वायु में पाए जाते हैं हाइड्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है, CO2 पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है और जल वाष्प पाया जाता है। तो सभी को देखने से प्रतीत होता है कि वायु क्या है, एक मिश्रण है, ठीक है। क्योंकि मिश्रण में तत्व भी पाए जाते हैं और मिश्रित पदार्थ भी पाए जाते हैं, ठीक है। तत्व भी पाए जाते हैं, यौगिक भी पाए जाते हैं, दोनों पाए जाते हैं। हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन एक तत्व हो गया, ऑक्सीजन एक तत्व है, CO2 क्या है, तो यह एक यौगिक है। तत्व और यौगिक मिलके क्या बनाते हैं, मिश्रण बनाते हैं, जो वायु एक मिश्रण है। इसके बाद हम देखेंगे, और मैं बता दूं कि सभी जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है इनका आंसर बस आपको एक लाइन में ही देने हैं, क्योंकि ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, इससे ज़्यादा इसका आंसर नहीं हो सकता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 4। यहाँ प्रश्न संख्या 4 कहा गया है कि भौतिक परिवर्तन अस्थायी क्यों होती है। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु है कि भौतिक मतलब क्या होता है। भौतिक का मतलब होता है बाहरी तौर पे, हल्के हल्के में, ठीक। ज़्यादा किसी पदार्थ के अंदर तक नहीं जाना है, उसे भौतिक, सिर्फ बाहरी तौर पे उसे भौतिक कहा जाता है। तो भौतिक परिवर्तन अस्थायी क्यों होता है, तो इसका आंसर होगा क्योंकि इसकी अवस्था समय एवं ज़रूरत के अनुसार बदलती रहती है। परिवर्तन के बाद पूर्व अवस्था को पुनः लाया जा सकता है। तो इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि जैसे में कि जल को जब हम ठंडा कर देते हैं तो क्या बन जाता है, जल को जब हम रेफ्रिजरेटर में यानी फ्रिज में ठंडा कर देंगे तो वो बर्फ़ बन जाएगा, और फिर उसको पूर्व अवस्था में ला सकते हैं क्या, अवश्य ला सकते हैं। अगर हम उस बर्फ़ को फिर बाहर निकाल दें तो वो जल बन जाएगा। तो इसकी पूर्व अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, इसलिए भौतिक परिवर्तन अस्थायी होती है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 5, उस विधि का नाम बताएं जिसके द्वारा नमक और जल से बने विलयन से अवयव को पृथक किया जा सकता है। तो ऐसा विधि आप बताइए जिसमें नमक और जल आपस में घुल गए हों और दोनों को अलग करना हो, तो कौन सी विधि है। तो वो विधि कहलाती है वाष्पीकरण या वाष्पन विधि।
और इसी विधि से नमक बनाए जाते हैं, यानी नमक की खेती की जाती है, जिसमें बड़े बड़े क्यारियाँ जैसे होती है, धान की फसल होती है, वहाँ पानी को एक जगह इकट्ठा कर लिया जाता है। तो वैसे ही समुद्र के पानी को एक जगह इकट्ठा करके उसको वाष्प द्वारा उड़ा दिया जाता है और नमक बन जाता है। तो यहाँ पे मैंने पिक्चर डाल दी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नमक की खेती कैसी होती है। ये वाष्पीकरण की ही द्वारा ही संपन्न होती है। तो इसका आंसर आप समझ गए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6। बारूद किन किन पदार्थों का मिश्रण है? तो बारूद बनता है सोरा, और इसे कहा जाता है पोटेशियम नाइट्रेट। बारूद में सोरा होता है, गंधक होता है और कोयला होता है, तीनों का मिश्रण बारूद बनता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरीके का बारूद होता है। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7। तो 7वां प्रश्न है, क्या हीरा एक तत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, हीरा एक तत्व है। और साथ ही साथ हीरा क्या है? अधातु भी है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, लेकिन यह एक तत्व है और एक ही परमाणुओं से मिलकर बना होता है हीरा। इसके बाद है प्रश्न संख्या 8। विलयन की परिभाषा दें। तो विलयन की परिभाषा कुछ इस प्रकार है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांग यानी समान रूप से मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाते हैं, विलयन कहलाता है। ठीक, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के जो मिश्रण होगा वो एक समान होना चाहिए प्रत्येक विलयन में, चारों तरफ। तो इसे क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। तो यहाँ पे कुछ बातें हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ विलयन से संबंधित। तो इसे आपको समझना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि विलय किसे कहते हैं, विलयन किसे कहते हैं और विलाय किसे कहते हैं। तो यहाँ आप देखिए, ये एक गिलास है और इसमें पानी है। अगर इस गिलास में हम थोड़ा सा चीनी डाल दें, 1 चम्मच अगर चीनी डाल दें, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे विलय। और चीनी जिस स्रोत में डालें तो उसे हम कहते हैं विलायक। पानी हो गया विलायक, चीनी हो गया विलय, और पूरे को हम कहते हैं विलयन। ठीक है, पूरे को हम कहते हैं, यानी चीनी और पानी को जब मिल जाएंगे उसे कहते हैं विलयन। और जो विलय होता है वो काफ़ी कम मात्रा में होता है, और जो विलायक होता है यानी घुलाने वाला वो पानी है, वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। तो आप समझ गए होंगे ये 3 बातें। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9। तो इसके बाद है प्रश्न संख्या 9। यहाँ प्रश्न है कि क्या निलंबन में ठोस के कण दिखाई पड़ते हैं? तो इसका आंसर होगा हाँ, यह एक विषमांग मिश्रण है, जो विषमांग पदार्थ होता है। उदाहरण के लिए बालू एवं जल का मिश्रण। बालू एवं जल का मिश्रण क्या कहलाता है? वो निलंबन का मिश्रण कहलाता है। तो निलंबन मतलब होता है कि आप समझ लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ग्लास है और यहाँ पे पानी है, और इसमें हम लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े हैं जिसे बुरादा कहा जाता है, लकड़ी के महीन टुकड़े को डाल दें तो लकड़ी के टुकड़े जो हैं पानी में नहीं घुलेंगे, वो छोटे छोटे कण उस पर तैरेंगे। तो उस कण को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं निलंबन। ठीक है, उसको हम निलंबन कहते हैं। तो पानी में आप बालू या जल का भी मिश्रण ले सकते हैं। अगर हम बालू इस पानी में बालू डाल दें तो उसके कण तो बालू पानी में नहीं घुलेंगे, वो दिखाई पड़ेंगे, तो उसे हम कहते हैं निलंबन। तो आप समझ गए होंगे निलंबन मतलब होता क्या है। इसके बाद है 10 नंबर प्रश्न। यहाँ पे है 10 नंबर प्रश्न, ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है। लोहे के चूर्ण में थोड़ा बालू के कण मिश्रित हो गए हैं, इस मिश्रण से लोहे के चूर्ण को पृथक करने के लिए किसी एक तकनीक का नाम बताएं। अगर बालू में लोहे के कण मिश्रण हो गए हैं तो उसे कौन सी विधि द्वारा अलग की जा सकती है? तो इसे विधि ये जो है ये चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि से हम बालू में उपस्थित लोहे के कण को आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस विधि से इसमें होता क्या है कि अगर इस बालू में इसमें एक बालू है और लोहे के कण हैं, अगर हम लोहे के कण को निकालना चाहें तो यहाँ पे मैग्नेट को रख के हम आसानी से सभी लोहे को कण को आसानी से खींच सकते हैं। ठीक, तो ये काफ़ी आसान है। इस विधि का नाम है चुंबकीय पृथक्करण विधि। इसके बाद है प्रश्न संख्या, तो प्रश्न संख्या यहाँ पे मिस मैच हो गया, यहाँ पे छूट गया है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ टेक्स्ट बुक से, आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 11 क्या था। तो प्रश्न संख्या 11 यहाँ पे है, आप देख सकते हैं
3 ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थों के नाम लिखें। तो ये काफ़ी सिंपल है, तो इसका आंसर होगा, पहला होगा कपूर। ऊर्ध्वपातित का मतलब होता है कि गर्म करने पर सीधे वाष्प में बदल जाए, द्रव अवस्था में बदले हुए सीधे वाष्प में बदल जाए, उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन या ऊर्ध्वपातित। तो पहला होगा कपूर, दूसरा होगा आयोडीन, तीसरा होगा नेपथलीन और चौथा होगा शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप इनमें से आपको 3 ही लिखने हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम देखते हैं 12 नंबर प्रश्न। मिश्रणीय द्रव क्या है? मिश्रणीय द्रव क्या है, एक उदाहरण दें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, मिश्रणीय द्रव क्या है, एक उदाहरण दें। तो इसका आंसर होगा 2 अलग अलग मिश्रणीय द्रवों को मिला देने पे मिश्रणीय द्रव बनते हैं। जैसे में कि अल्कोहल क्या है, अल्कोहल पानी जैसा होता है और जल भी पानी जैसा होता है, जो सैनिटाइज़र वगैरह में प्रयोग किया जाता है अल्कोहल। तो आप देख सकते हैं ये अल्कोहल और यहाँ पे जल, दोनों को मिला देने पे एक मिश्रणीय द्रव प्राप्त होता है। दोनों अलग अलग होती हैं। इसके बाद है 13 नंबर, क्या कोलाइड के कण का संघनन होता है? तो इसका आंसर होगा हाँ, होता है। तो विस्तृत जानकारी के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसको आपको प्रदर्शित कर दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे आप। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या 14। जल में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने के 2 पदार्थ के नाम लिखें। कौन कौन से पदार्थ हैं जो जल में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होते हैं? तो पहला है क्लोरीन जल और दूसरा विरंजन चूर्ण। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जल के शुद्धिकरण की विधि किस प्रकार होती है। तो इसके बाद है प्रश्न संख्या 15। तो यहाँ प्रश्न है कि दूध से मक्खन कैसे निकाला जाता है? तो इसका आंसर होगा अपकेंद्रीकरण, यानी मंथन करके निकाला जाता है दूध से मक्खन। इसके बाद है प्रश्न संख्या 16। तो ये काफ़ी आसान है, आप समझ गए होंगे। ये प्रश्न संख्या 16 है कि आयोडीन में धातुई चमक होती है, वो चमकता है आयोडीन। तो क्या आयोडीन को धातु माना जा सकता है क्योंकि धातुएं में चमक होती है? तो इसका आंसर होगा नहीं, यह अधातु है, जो अपवाद है। जो अपवाद है यानी नियम के विरुद्ध है, जो चमकीला होता है। ये आयोडीन चमकीला होता है लेकिन क्या है, अधातु है। अब इसके बाद प्रश्न संख्या 17 देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या है? ठोस गैस के मिश्रण का एक उदाहरण दे। तो ठोस गैस का मिश्रण हो गया मिट्टी और वायु। तो मिट्टी के कणों के रिक्त स्थान में वायु फंसी हुई होती है, तो ये हो गया ठोस, ये हो गया गैस। इसके बाद है प्रश्न संख्या 18। तो प्रश्न संख्या 18 मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट यहाँ पे। और जो इसका आंसर होगा वो है प्रभाजी श्रवणन विधि। तो इस विधि से इस विलयन को अलग किया जा सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रश्न को पढ़ सकते हैं, तो आप इसका आंसर भी यहाँ पे नोट कर सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न संख्या 19। तो ये काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। 60 डिग्री ताप पे निर्मित पोटेशियम क्लोराइड के एक संतृप्त विलयन को कमरे के ताप पे ठंडा किया जाए तो क्या होगा? तो कमरे के ताप पे अगर पोटेशियम क्लोराइड को ठंडा किया जाए तो ये बदल जाता है पोटेशियम ऑक्साइड में बदल जाता है, ठीक। संतृप्त विलयन ऐसा विलयन जिसमें किसी भी विलय को घुलाने की क्षमता नहीं होती। जैसे में कि यहाँ पे समझिए आप, यहाँ पे एक गिलास इसमें पानी है, इसमें चीनी डाल दें, इसमें हम डाल देते हैं 10 किलो चीनी। तो 10 किलो चीनी जब घुलने के बाद अब इसमें और चीनी नहीं आएगी, तो ऐसा विलयन बन जाता है संतृप्त विलयन। अगर यहाँ पे समझिए आप, अगर यहाँ पे एक गिलास है, यहाँ पे पानी में अगर हम 2 चम्मच चीनी डाल दें तो इस पानी में अभी और भी चीनी डाला जा सकता है, यानी पानी को और चीनी घुलाने की क्षमता है। तो ऐसे कहते हैं असंतृप्त विलयन, मतलब अभी अतृप्त हुआ है यानी असंतृप्त, और ये हो गया संतृप्त। तो समझ गए आप संतृप्त और असंतृप्त विलयन किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर सिंपल होगा, पोटेशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 19 मैं आपको स्क्रीनशॉट के माध्यम से दिखा देता हूँ, डायरेक्ट इसका प्रश्न और आंसर दोनों है, तो आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।